हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन वन वीडियो। ऑल डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, ऑल इन वन वीडियो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, wealth definition which is given by Adam Smith, material welfare definition which is given by Marshall, scarcity definition, growth definition which is given by Samuelson. इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओक्योनॉमिया, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। और किसका मतलब होता है हाउस, नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो पहले इकोनॉमिक्स को ये माना जाता था कि इट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स। इकोनॉमिक्स जो है दैट इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे लिमिटेड होते हैं, उनको हम किस तरह से एलोकेट करते हैं। इसको पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता था। उसी तरह हम देखते हैं कि चाणक्य और कौटिल्य ने इस बुक अर्थशास्त्र के अंदर दोनों तरह की एक्टिविटीज को एग्जामिन किया है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। और उसी तरह एरिस्टोटल ने इसको इकोनॉमिक्स का मतलब है कि मैनेजमेंट ऑफ फैमिली एंड स्टेट। बैटली ने कहा है कि कैटलिटिक्स। हैरन ने प्लूटोलॉजी। इनग्राम ने इसको बोला है क्रैमेटिस क्रैमेटिस्टिक्स। और उसी तरह डॉक्टर मार्शल ने जो है इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम यूज किया था 1890 के अंदर, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और प्रोफेसर शुम्पेटर बोल्डिंग ने इकोनॉमिक एनालिसिस। देखो, अगर डेफिनेशन आती है तो ये चीजें आप स्किप कर सकते हो, ये सिर्फ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से डाली है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है, जिसके अंदर क्या है क्लासिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है और जिसके अंदर जो है क्लासिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो ह्यूमन रिलेशन के बारे में स्टडी करती है कि किस तरह से वो अपनी जो लिविंग है उसको अर्न करता है। The origin of subject could be traced to the work of Greek philosopher Aristotle, जिसने इकोनॉमिक्स को कहा था कि ये हाउस होल्ड की मतलब स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स टू दी हाउस होल्ड। एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर जो था इकोनॉमिक्स की जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। 18th और 19th सेंचुरी के अंदर ग्रेट इकोनॉमिस्ट रिकार्डो माल्थस एंड जेबी से ने एडम स्मिथ को सपोर्ट भी किया था। मैनेजर वॉलरस एंड कॉर्नॉट मार्शल पीगू ने इकोनॉमिक्स के अंदर काफी सारी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी है और उन्होंने टेक्निक मार्जिनल एनालिसिस को भी यूज किया है। रैगनर फिश ने 1933 के इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्मॉल लेवल पे इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री को स्टडी करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, 1776 के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन रखी अपनी बुक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का ये मानना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है कि किस तरह से हम वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम देश की रिचनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसी तरह जेबे से जेसमिल और जेवंस के अंदर भी यही जो है चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। जेसमिल का ये मानना है कि इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ, लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करती है। वेल्थ का मतलब होता है कि किस तरह से हम जो पैसे की अबंडेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्थ है उसको पैसे के साथ भी है और स्केर्स गुड्स जिनकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, जिसको हम खरीद सकते हैं, जो मटेरियल गुड्स हैं जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
और यहाँ पे बेसिकली जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स जो है दैट इज इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि जो नेशन की वेल्थ है उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब है कि हमने वेल्थ को किस तरह से इंक्रीज करना है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। वॉकर का मानना है इकोनॉमिक्स इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच रेफर्स टू वेल्थ। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन से हम देखते हैं कि टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द नेशन, कि हमने अपने देश की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज कैसे करना है। और इसके अंदर आ जाता है कि हमने वेल्थ को किस तरह से कंज्यूम करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, किस तरह से उसको एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके अंदर जो मटेरियल गुड्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी को इंक्लूड किया है। नॉन मटेरियल गुड्स को इसके अंदर नहीं लिया। और यहाँ पे जो हमारा मैन है वो है इकोनॉमिक मैन, जो अपने ही इंटरेस्ट को देखता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसके फीचर स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो वेल्थ की डेफिनेशन विच इज गिवन बाय एडम स्मिथ, द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द नेशन, कि हमने देश की जो वेल्थ है उसको किस तरह से इंक्रीज करना है, किस तरह से जो वेल्थ की कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। वेल्थ का मतलब है मटेरियल गुड्स जो कि लिमिटेड है। मटेरियल गुड्स वो गुड्स होती है जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, गोल्ड है, क्लोथ है, फर्नीचर है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज जिससे हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक मैन को स्टडी करती है जो कि पूरा अपने सेल्फ इंटरेस्ट से अवेयर है और एफर्ट करता है कि जो अपने सेल्फिश एंड्स हैं, जो उसके अपने खुद के ऑब्जेक्टिव हैं, सेल्फिश ऑब्जेक्टिव है, उनको वो किस तरह से अचीव कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये वेल्थ डेफिनेशन विच इज गिवन बाय एडम स्मिथ, इसके मेरिट्स क्या हैं। देखो यहाँ पे जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वो कॉजेज देखती है, वेल्थ के सोर्सेज को देखती है, किस तरह से हम इकोनॉमिक्स को ज़्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बना सकते हैं, जस्ट फिलोसफिकल नहीं। ही वॉज द फर्स्ट, एडम स्मिथ पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया था, और जिसके बेसिस पे ग्राउंड वर्क तैयार किया था कि इकोनॉमिक्स को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट माना जाए। उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के साथ लिंक कर दिया। उन्होंने कहा कि जो देश की प्रॉस्पेरिटी है और रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिक लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरह उसकी डेफिनेशन ने इकोनॉमिस्ट को इंस्पायर किया कि किस तरह से वो स्टडी करे कि नेशन जो है किस तरह से प्रोड्यूस करता है, अकोमुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है वेल्थ, तो जिसके बेसिस पे बाकी जो ग्रोथ की थ्योरीज हैं डेवलप हुई हैं। 18th सेंचुरी के अंदर जो ट्रेड, इंडस्ट्री एंड वेल्थ अकोमोडेशन वर द मेन कंसर्न ऑफ द नेशन। तो ये डेफिनेशन जो है उस वक्त ये फिट बैठती थी। अब हम देखते हैं कि इसको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज, काफी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, चार्ल्स डिकन्स, विलियम मॉरिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड। इकोनॉमिक्स वाज ब्रांडेड एज द ब्रेड एंड बटर साइंस, द गॉस्पेल ऑफ मैमन, ए साइंस जो सेल्फिशनेस सिखाती है, लव फॉर मनी, और डार्क एंड डिसमिसल साइंस, बास्टर्ड साइंस, बिग साइंस। तो इस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी उसमें वेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, ज्यादा इंपॉर्टेंस तो वेल्थ को दिया गया था कि वेल्थ को हमने इंक्रीज करना है, वेल्थ को हमने जनरेट करना है, और मैन को जो है सेकेंडरी माना गया था। देखो वेल्थ एक साधन है जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और ये जो डेफिनेशन है दैट वाज नैरो, क्योंकि वेल्थ के अंदर हमने सिर्फ टेंजिबल मटेरियल गुड्स जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को इंक्लूड किया था। जो नॉन मटेरियल गुड्स थी, जो सर्विसेज थी जिनको हम फील नहीं कर सकते, उसको नहीं लिया था। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक मैन था, यहाँ पे वो अपने सेल्फ मोटिव के लिए ही काम करता है। देखो ये ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है कि जो सिर्फ अपने मोटिव के लिए ही काम करता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए भी काम करता है। और यहाँ पे जो टेंजिबल गुड्स हैं उनको ही वेल्थ के अंदर जो है इंक्लूड किया गया था। और ये जो वेलफेयर की प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, वेलफेयर को किस तरह से मैक्सिमाइज करते हैं, और जो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है, तो वो चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। सिर्फ वही कि हमने जो चीज़ें वेल्थ जनरेट करती हैं, और ये भी नहीं बताया गया था कि किस तरह से हमने वेल्थ को एक्वायर करना है। लीगल मीन भी हो सकते हैं, इलीगल मीन भी, तो कौन से मीन्स है जिसके द्वारा हमने वेल्थ को जो है एक्वायर करना है। तो ये हमारी एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी। उसके बाद है हमारी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन विच इज गिवन बाय मार्शल।
New classical economists like Marshall, J.S. Mill, Pigou, and Cannon have included in the scope of economics those activities of the man which are undertaken to acquire material goods जो वेलफेयर इंक्रीज करती हैं। तो इन इकोनॉमिस्ट ने बेसिकली जो मैन है उसकी उन एक्टिविटीज को जो कि मटेरियल गुड्स के साथ है किस तरह से वो मटेरियल गुड्स प्राप्त करते हैं ताकि वेलफेयर जो है इंक्रीज किया जा सके। तो मार्शल की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ होता है कि किस तरह हम जो है अपनी लिविंग किस तरह से हम अपना पैसा जनरेट करते हैं उसको खर्च करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन जिसके द्वारा हम मटेरियल जो चीज़ें होती हैं उनको किस तरह से प्राप्त करते हैं यूज़ करते हैं ताकि वेलफेयर जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो इसको हम सिंपल भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर एवरीडे लाइफ कि इंडिविजुअल और सोसाइटी किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि अपनी नीड्स को पूरा कर सके और अपनी वेल बीइंग को इम्प्रूव कर सके। इसको हम और भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट हाउ पीपल अर्न कि किस तरह से वो पैसे कमाते हैं स्पेंड करते हैं मटेरियल गुड्स जैसे फूड क्लोथ हाउस मनी को यूज करते हैं ताकि अच्छे तरीके से जी सके। तो जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन विच इज गिवन बाय मार्शल इसका जो देखो जो वेल्थ की डेफिनेशन है वो पैसे के ऊपर वेल्थ के ऊपर ज्यादा प्राइमरी मानती है और मैन को सेकेंडरी। जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है ये मैन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है एज कम्पेयर टू वेल्थ। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन लोगों की स्टडी करते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं जो सोसाइटी से बाहर रहते हैं उनको हम स्टडी नहीं करते। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन जिसके द्वारा हम किस तरह से वेल्थ को प्राप्त करते हैं किस तरह से वेल्थ को स्पेंड करते हैं ताकि मटेरियल वेलबींग को इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे ये रियल देखो जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी वो बेसिकली इकोनॉमिक मैन के ऊपर फोकस थी जो कि सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश होता था। लेकिन यहाँ पे हम रियल मैन को स्टडी करते हैं जो कि सेल्फिश नहीं है जिसके अंदर क्या है कि किस तरह से वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करता है और यहाँ पे बेसिकली उसके इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स को प्रभावित करते हैं। और उसी तरह यहाँ पे हम कि किस तरह से वो मटेरियल गुड्स को प्राप्त करता है ताकि सोशल वेलफेयर जो है उसका इंक्रीज हो सके। और ये जो मार्शल की डेफिनेशन है बेसिकली ये जो है मतलब ये भी मानती है कि जो इकोनॉमिक्स है डेट इज साइंस और आर्ट भी है। और उसी तरह देखो जो इकोनॉमिक्स है इसमें क्लासिफिकेटरी है इकोनॉमिक्स को इसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्होंने दो क्लासेस में कर दिया ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेलफेयर नॉन वेलफेयर मटीरियल नॉन मटीरियल सोशल एंड इंडिविजुअल। और उसी तरह मनी जो है दैट इज द मेयर ऑफ मटेरियल वेलफेयर। पीगू ने कहा कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है जो कि सोशल वेलफेयर का हिस्सा है जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुद्रा के द्वारा ही मेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस डेफिनेशन की जो है डेफिनेशन इसकी जो मेरिट क्या है। देखो ये एज कंपेयर टू एडम स्मिथ ज़्यादा रेलिवेंट है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ज़्यादा साइंटिफिक है क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है इकोनॉमिक्स जो है दैट इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा कि इट्स साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये मटेरियल चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं जिनसे हमारा ह्यूमन वेलफेयर इंक्रीज होता है। और यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ यही स्टडी नहीं करती वेल्थ ही स्टडी नहीं करती ये भी देखते हैं कि किस तरह से हमने ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज करना है। तो इस इकोनॉमिक्स जो डेफिनेशन विच इज गिवन बाय मार्शल इसको हम कह सकते हैं इंजन ऑफ सोशल बेटरमेंट। इसका जो क्रिटिसिज्म है रॉबिन्स ने किया उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज नॉट क्लियर कि मार्शल ने कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जो वेल्थ अर्न करते हैं वेल्थ स्पेंड करते हैं उसने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ ऑर्डिनरी है कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसी तरह ये जो डेफिनेशन है उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन थी जो स्कोप था उसको भी नैरो कर दिया कि इकोनॉमिक जो है सिर्फ मटेरियल गुड्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनके अंदर मटेरियल गुड्स भी आती हैं नॉन मटेरियल गुड्स भी आती हैं चाहे वो वेलफेयर इंक्रीज करती हैं चाहे नहीं करती है। उसी तरह यहाँ पे जो वेलफेयर का कंसेप्ट है दैट इज वेरी अनसर्टन क्योंकि बेसिकली क्या है कि देखो जो मटेरियल वेलफेयर को हम स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स एक अनसर्टन साइंस हो जाती है क्योंकि वेलफेयर जो है साइकोलॉजी के साथ लिंक होता है। ये टाइम प्लेस और कंडीशन और पर्सन के साथ चेंज हो जाता है। जैसे गर्मियों में एसी अच्छा लगता है बट सर्दियों में एसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो अगर हम वेलफेयर को स्टडी करेंगे तो इकोनॉमिक जो है एक अनसर्टन साइंस हो जाएगी। और उसी तरह इकोनॉमिक्स इज ए ह्यूमन साइंस बिकॉज इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, चाहे वो सोसाइटी का हिस्सा है चाहे नहीं है। तो क्योंकि मार्शल की डेफिनेशन में था कि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उसको ही हम पढ़ते हैं, जो नहीं रहते उनको नहीं स्टडी करते। और उसी तरह क्या है कि ये जो मार्शल की डेफिनेशन है ये ज़्यादा जो है क्लासिफिकेटरी है, ये चीज़ों को दो भागों में डिवाइड कर देती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, मटेरियल, नॉन मटेरियल, ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ठीक है, तो ये एनालिटिकल नहीं है, बट जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमने जब सॉल्व करना है तो उनको एनालाइज किया जाता है, किस तरह से वो उत्पन्न होती है, किस तरह से हम उनको दूर कर सकते हैं। जॉर्ज रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो साइंटिफिक एनालिसिस से है, वो क्लासिफिकेटरी नहीं है। इकोनॉमिक्स को उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं, क्योंकि मार्शल ने माना कि ये पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है। और यहाँ पे जो मार्शल की डेफिनेशन है ये बेसिकली जो है इम्प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि उन सारी एक्टिविटीज को स्टडी करती है जिसके द्वारा हम पैसे कमाते हैं और पैसे खर्च करते हैं, चाहे वो हमारा वेलफेयर इंक्रीज करती है चाहे नहीं करती है। Now we will understand the scarcity definition of economics, which is given by Lord Robbins. पेंशनर पीटर्स और ये इंग्लिश इकोनॉमिस्ट स्टिगलर ने अपने व्यूज जो थे एक्सप्रेस किए थे, और इसको डिटेल में जो है प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के अंदर 1932 के अंदर स्टडी किया। इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, जो कि एंड्स और स्केर्स मीन्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, स्केर्स हैं, जिनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको हम अनलिमिटेड वांट्स के अंदर किस तरह से एलोकेट करते हैं ताकि अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि देखो जो हमारी बेसिकली जो अनलिमिटेड वांट्स और एड्स, एड्स का मतलब है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम व्यक्ति की उन्हीं इच्छाओं को पढ़ना चाहते हैं जिसके द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करते हैं, ये इकोनॉमिक वांट्स है। यहाँ पे देखो कोई लिमिट ही नहीं है, हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है, एक वांट पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न कि किस तरह से हम इकोनॉमिक वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। स्केर्सिटी ऑफ मीन्स का मतलब है कि स्केर्सिटी यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, बट इज कंपेयर टू डिमांड। तो हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वांट ज्यादा है और मीन्स कम है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो स्केर्स मीन्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो जैसे दूध की हम एग्जांपल ले सकते हैं, दूध से हम देखो चाय भी बना सकते हैं, कॉफी भी बना सकते हैं, लस्सी भी बना सकते हैं, दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं। क्योंकि मिल्क जो होता है लिमिटेड है, अगर हम इसको चीज बनाने में ज्यादा यूज करेंगे तो ये बाकी चीजों के लिए इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और वांट जो है दैट डिफर इन अर्जेंसी, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बट एट ए टाइम जब हम देखते हैं तो कुछ ज़रूरतें हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अर्जेंट होती है, जिनको हमने पूरा पहले करना होता है। वांट डिफर इन अर्जेंसी, क्योंकि डिफर इन अर्जेंसी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको हमने अभी की अभी सेटिस्फाई करना होता है, कुछ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, जो रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है, तो क्योंकि ह्यूमन लाइफ के अंदर हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, स्केर्स मीन्स हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और यहाँ पे अर्जेंसी है जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी जरूरत को हमने पहले सेटिस्फाई करना है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास साधन जो है लिमिटेड होते हैं। उसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इट इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने एक जरूरत को पहले पूरा करना है तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हम साथ के साथ सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने सेक्रीफाइस किया है। अब इसकी जो मेरिट्स हैं, जो इसके बेनिफिट हैं, देखो ये लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है ये ज़्यादा सर्टन है और ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस है क्योंकि ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बताती है, हमें ये नहीं बताती कि दीज आर गुड्स और बैड्स,
तो ये न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स। इसी तरह यहाँ पे ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, और यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स जो रॉबिन्स के मुताबिक हम जो व्यक्ति है उसको हम इंडिविजुअल और सोशल लेवल पे भी स्टडी करते हैं, चाहे वो सोसाइटी में रहता है चाहे वो सोसाइटी के बाहर रहता है। और ये जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा एनालिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को जो है प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, उसके कॉज क्या है, क्यों प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और सोर्सेज जो होते हैं स्केर्स होते हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिसकी वजह से वी हैव टू मेक द चॉइस। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है इसका वाइडर स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दैट इज रिलेटेड टू दी कि जो स्केर्स मीन्स के साथ रिलेटेड है। और ये जो मीन्स है वो मटेरियल गुड्स भी हो सकती है, नॉन मटेरियल गुड्स भी हो सकती हैं, और वो हमारा वेलबींग प्रमोट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल है, क्योंकि इसके अंदर है कि क्योंकि ये स्टडी करती है कि अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और लिमिटेड मीन्स होते हैं, और किस तरह से हमने लिमिटेड मीन्स को यूज करना होता है ताकि हम अपनी चीज़ों ताकि हम अपनी मतलब जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। और ये जो डेफिनेशन है ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड सोर्सेज है, और जिसकी वजह से वी हैव टू मेक दी चॉइस। अब हम देखते हैं कि डर्बिन, वॉटन, फ्रेजर एंड गोल्डिंग ने जो रॉबिन्स की डेफिनेशन थी उसको क्रिटिसाइज किया। तो उन्होंने कहा कि ये सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं। तो रॉबिन्स गलत है कि जो सोसाइटी से बाहर रहते हैं वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक ग्रुप ऑफ लोग जो होते हैं वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसलिए हम सोशल एस्पेक्ट जो इंडिविजुअल और ग्रुप का होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो लोग सोसाइटी से बाहर रहते हैं वो लोगों को इफेक्ट नहीं करते, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स के अंदर उनको नहीं पढ़ना चाहिए। और उसी तरह इसने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है ये न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स, ये नहीं देखते कि ये एक्टिविटी जो है वेलबींग को प्रमोट करती है या नहीं करती है। इकोनॉमिस्ट जो थे वो इस व्यू के साथ एग्री नहीं करते, इकोनॉमिक्स से सोशल साइंस है, और इकोनॉमिस्ट जब प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं तो वी हैव टू गिव द जजमेंट कि कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे नोबल हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव जो है हमारे खराब है, जिनको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। और उसी तरह ये जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है इसके अंदर भी वेलफेयर का जो कंसेप्ट है छुपा हुआ है। Robbins' definition relate to the study of economics to the allocating of scarce means into alternative uses in such a manner to get maximum satisfaction। और satisfaction का मतलब क्या है वेलफेयर। तो उसी तरह रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस, कि ये सिर्फ डिस्क्राइब करती है, ये नहीं बताती ये होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि ये इकोनॉमिक साइंस भी है, आर्ट भी है, ये नॉर्मेटिव साइंस है, ये हमें बताती है, जजमेंट भी देती है कि चीज़ों को इस तरह से होना चाहिए। और उसी तरह जो बेसिकली जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, इसने जो इकोनॉमिक्स की पर्सनालिटी है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक भाग जो है बेसिकली जो है इकोनॉमिक फिनोमिना को एनालाइज करता है, ये नहीं देखता ये सही है गलत है। सेकेंडली जो है एक इज ए सिटीजन, जब वो अपने गुड और बैड इफेक्ट जो है बताता है। तो इकोनॉमिक्स की जो पर्सनालिटी है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इकोनॉमिक फिनोमिना को एनालाइज भी करता है, अपनी जजमेंट भी देता है कि वेदर दिस थिंग इज गुड और बैड। और ये जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, क्योंकि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे है कि हमने अपने मीन्स को किस तरह से इकोनॉमिक्स जो है वो उनका ये मानना है कि इसकी जो डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। और इसी तरह स्केर्सिटी जो है दैट इज नॉट द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बेरोजगार की प्रॉब्लम है, जो इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और उसी तरह डिप्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि डिमांड कम होती है लेकिन चीज़ें ज़्यादा बनी होती हैं, तो ये अबंडेंस की वजह से होती है, तो हर चीज़ स्केर्सिटी के साथ नहीं होती। उसी तरह रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो मीन्स और एंड्स को कांस्टेंट मानती है। तो जो इकोनॉमिक्स के उसके अंदर ग्रोथ तभी होती है अगर हमारे कंटिन्यूसली मीन्स और एंड्स में चेंजेस होती रहती है। तो इकोनॉमिक्स जो है डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। और उसी तरह ये अंडर डेवलप
नेशंस के अंदर जो है एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे होता है कि रिसोर्सेज तो होते हैं बट वहां पे प्रॉब्लम होती है कि इनको हमने यूज कैसे करना है। उसी तरह सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर भी ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये जो डेफिनेशन है इसने इकोनॉमिक्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये एक ऑर्डिनरी मैन की समझ से बाहर है। और उसी तरह यहाँ पे उन्होंने यूज किया है मीन्स और एंड्स। तो इनमें भी क्या है कि ये शब्द भी कई बार क्या होता है कि एक चीज जो है एक बार मीन होती है और दूसरे टाइम वो एंड होती है। जैसे हमने बीकॉम की डिग्री लेनी है, तो जैसे एक स्टूडेंट जो है एडमिशन लेता है तो बीकॉम की डिग्री उसके लिए एंड है, और उसके बाद जब वो बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर लेता है तब वो उसके लिए एक साधन बन जाती है टू गेट दी जॉब। अब हम देखते हैं ग्रोथ डेफिनेशन विच इज गिवन बाय सैमुअलसन। कई लोगों का जो है स्केर्सिटी तक है तो वो वहीं पे स्टडी करें, जिनको ग्रोथ डेफिनेशन सिलेबस में है वो इसको भी देख लें। पॉल सैमुअलसन ने डेफिनेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एस्पेक्ट। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज, कि किस तरह से लोग और सोसाइटी चूज करती है, चाहे वो मनी का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो मनी के बिना, क्योंकि अपने जो स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिसके द्वारा वो बहुत सारी कमोडिटीज को बनाते हैं, किस तरह से वो कंजम्पशन के लिए प्रेजेंटली और फ्यूचर के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है कॉस्ट और बेनिफिट भी स्टडी करती है ताकि जो रिसोर्स यूज है उसके पैटर्न को बेटर बनाया जा सके। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी हाउ पीपल एंड सोसाइटी यूज लिमिटेड सोर्सेज, जिसको हम डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए, और किस तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर यूज के लिए इसको शेयर किया जाता है, और ये कॉस्ट और बेनिफिट को भी देखती है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स बट ह्यूमन वांट्स आर मेनी। तो ये जो डेफिनेशन है ये बार्टर इकोनॉमी, जहाँ पे चीजों के बदले में चीजें होती है, क्योंकि इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द बार्टर इकोनॉमी वेयर मनी मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये है कि हम जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उसको हम प्रोडक्टिव पर्पज के लिए किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं, ताकि ग्रोथ जो है डिपेंड करती है हमारी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के ऊपर। और इकोनॉमिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर टाइम एलिमेंट भी है जिसको ज्यादा डायनामिक बना देता है, और जो डेफिनेशन है इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है।